और ऑस्कर भाई। और सर तो आ गए आपके पास वापस से सेशन लेकर के इंटरव्यू से रिलेटेड, जिसे कि आपको बैक टू बैक कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कंटेंट मिल सके, और जो गलतियां नहीं होनी है, जो सामान्य चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, उसके लिए आज लेकर आए हम सावधानियों से भरा हुआ एक सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसका नाम है सावधानियां, इसके रिगार्डिंग इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो इंटरव्यू में सर ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग की बातें भी बताई हैं, और साथ में एक अभी रिसेंट सर ने एक वीडियो और दिया है जिसमें बोर्ड मेंबर के सामने आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन चीजों के बारे में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि आपको क्या ध्यान रखना है। और मैंने आपको बोला भी था कि हम दोनों एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मैंने तो बताया कि बोर्ड मेंबर के सामने आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन आरपीएससी में एंट्री करने से पहले, मतलब एंट्री करने से स्टार्ट आप हो गए, वहां से लेकर आप जब इंटरव्यू देकर आओगे तब तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक जनरल बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे आप जानते हैं, समझदार हैं सभी लोग, बिल्कुल, पर फिर भी ये कि कई चीजें दिमाग में नहीं रहती अगर हम इनको बार बार रिकॉल कर लें। जैसे आज जीओसी या जीआईसी के सवाल भी आप करते थे, फिर भी सिली मिस्टेक करी ना, तो वहां तो क्वेश्चन आपके सामने आया, उसके बाद भी आपने उसको गलत कर दिया। तो यहाँ तो अगर आपका बिहेवियर, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, आपको बिहेवियर पे ध्यान रखना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान रखना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड पे ध्यान रखना है, तो ये चीजें बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज आप वहां देखेंगे तो आपको लगता है कि हाँ बता दिया सर ने, हमको पता चल गया, हम ध्यान रखेंगे, पर ये ध्यान में नहीं आती। अपन ने सर इनको एग्जाम के जब समय था तब भी बताया था अपन ने इनको ओएमआर के बारे में बताया था, इसके अलावा अपन ने पानी की बोतल के बारे में बताया था, जल्दी पहुंचना है उनको। तो ये चीज आपको नेचर में लानी है, बिहेवियर के अंदर आपको लानी है, क्योंकि वहां कोई टोकेगा नहीं आपको। अगर आप कोई गलती करेंगे, आप ब्लंटली किसी चीज का जवाब देंगे, थोड़ा रश बोलेंगे, हार्श बोलेंगे, तो वहां कोई बोलेगा नहीं कि यार ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। वो जो चीज है, उनके जो जवाब होंगे, आपने बिहेव किया जैसा उनके साथ, और उसका जो वापस से रिएक्शन आना है, वो रिएक्शन आपके इंटरव्यू रिजल्ट के बाद आपके मार्क्स स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा। तो वो अच्छा ही रिफ्लेक्ट हो, ये हमारी दुआ है। इसलिए हम सेशन आपको दिखेगा नहीं वो कि आपने गलती की है, बिल्कुल, वो आपको रिजल्ट में दिखेगा, रिजल्ट में पता पड़ेगा। फिर आपको लगता है कि कहाँ नंबर काट लिया, क्यों नंबर नहीं दिए, है ना। तो वो आपको चीजें ध्यान रखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम सावधानियों पर करेंगे, और उसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे सर प्लीज। जैसे कि ये है वो 5 भाग कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, ठीक। उसके बाद है एंट्री, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बिफोर इंटरव्यू एंड आफ्टर इंटरव्यू, ठीक। तो 1 बाय 1 ये जो 5 पॉइंट्स है, इस पे हम कवर करते हुए चलते हैं। जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहने वाला है वो है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। उसमें सर आपको बताएंगे क्या चीजों का ध्यान रखना है। भाई आप देखो, अपने जो केमिस्ट्री होती है वो 3 होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, लेकिन आपको क्या करना है, हर एक रेंज से, मतलब जो भी आपका स्ट्रीम है, ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, यहाँ से आपको 4-4, 5-5 टॉपिक का सिलेक्शन करना है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपसे वो यही मतलब आपका जो इंटरव्यू चलेगा मेनली इस पर चलने वाला है। पीएचडी कैंडिडेट तो बहुत कम है, आपका जो एग्जाम वाला जो पोर्शन था उस पर आपका इंटरव्यू चलेगा। तो ये वाली जो चीज है ना, ये चॉइस विद डाइवर्सिटी, ये आप पर डिपेंड है। आपका जिस चीज में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है, आप जिन टॉपिक को अच्छे से स्ट्रांगली आप प्रिपेयर कर सकते हो, उन चीजों को आप प्रिपेयर करोगे, और ये आप डिसाइड करोगे, हम डिसाइड नहीं करने वाले। बिल्कुल, और ये चीज ध्यान रखना, जैसे बोर्ड मेंबर आपसे जो होगा वो, जैसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जब हैंडओवर आएगा, आप अंदर जाएंगे, वो सारी चीजें बता दी क्या होगा। बोर्ड मेंबर 4-5 सवाल पूछेगा, आप उनके जवाब देंगे, फिर ओवर टू सब्जेक्ट एक्सपर्ट चीजें जाएंगी। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जनरली ये पूछता है कि आप क्या पढ़ के आए हैं या क्या पढ़ाना चाहते हैं। अगर जहां पर बात हुई तो वो बात हुई आपकी चॉइसेस की, यानी कि आपको चॉइस होना चाहिए। अब ध्यान रखिए, जैसे कि 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, मान लीजिए आपका इनऑर्गेनिक अच्छा है, या ऑर्गेनिक अच्छा है, या फिजिकल अच्छा है, कोई भी पार्ट आपका अच्छा है, या आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाना चाहते हैं, आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं आप उस टॉपिक को बोलेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है कि मान लीजिए 2 एक्सपर्ट है, आपने ऑर्गेनिक का कोई टॉपिक बोला, और एक एक्सपर्ट इनऑर्गेनिक का था और दूसरा एक्सपर्ट फिजिकल का था, तो वो दोनों एक्सपर्ट ऑर्गेनिक में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो जनरली क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे कोई और टॉपिक पढ़ाइए। तो फिर आप वापस से सपोज करो आपने ऑर्गेनिक में बोल दिया कि मैं आपको रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, उन्होंने बोला नहीं कोई और टॉपिक पढ़ाइए, तो आपने बोल दिया, वाला इंटरव्यू याद आ रहा है। बिल्कुल, तो आपने जैसे बोल दिया एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा, तो बोलेंगे कि नहीं कुछ और पढ़ाइए। आपने बोला मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा देता हूं, उन्होंने बोला नहीं कुछ और पढ़ाइए। आपने बोला मैं रिएजेंट पढ़ा देता हूं, वो बोलेंगे नहीं कुछ और पढ़ाइए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपसे ऑर्गेनिक में बात करने में ही इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आपको वहां पता नहीं चलेगा कि वो किस बैकग्राउंड से है। तो ये आपको एनालिसिस करना होता है कि अगर उन्होंने 2 बार पास बोल दिया किसी सब्जेक्ट, किसी चॉइस के ऊपर कि नहीं आप ये नहीं कुछ और पढ़ाइए, और वो ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं सबको ये पढ़ा रहा है आप तो कुछ और पढ़ाइए, इस तरीके के वो बोलते हैं, इसका मतलब ये है, आप ये मत सोचिए कि यार मेरा टॉपिक कोई और पढ़ा गया, क्योंकि उस जगह पर ये क्लिक करता है यार मेरा कोई टॉपिक पढ़ा के चला गया। ऐसा नहीं, वो जनरली ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो सब पढ़ा रहे हैं आप कुछ और पढ़ाइए, ताकि वो ये मोल्ड करें कि भैया आप उनके इंटरेस्ट का टॉपिक लाएं। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, चॉइसेस विद डाइवर्सिटी, मतलब आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक के टॉपिक भी प्रिपेयर करने हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन उसके साथ डाइवर्सिटी भी रखनी है कि ऑर्गेनिक में भी आप बहुत डाइवर्स जाएं। ऐसा नहीं कि रेजोनेंस ले लूं तो फिर दूसरा टॉपिक बोला तो आप हाइपर कंजुगेशन बोल दो, आप इंडक्टिव इफेक्ट बोल दो, यानी कि आप कन्फाइंड हो गए कि आप सिर्फ
कहीं ना कहीं इफेक्ट्स पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने जब टॉपिक लिया कि नहीं मैं एरोमेटिसिटी पे चला गया, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में चला गया, लेकिन फिर भी अगर वो पासिंग द पास खेल रहे हैं तो फिर आप एकदम से जोन चेंज कर दीजिए, सीधे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर एंटर कर जाइए, सीएफटी ले लीजिए, एवीबीटी ले लीजिए, वेस्ट पर चले लीजिए, फिजिकल में चले जाइए, ऑर्गेनिक पे फिजिकल पे आ जाओ। बिल्कुल। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है चॉइसेस विद डाइवर्सिटी। इसी के अंदर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के अंदर पहली पॉइंट है, मतलब आपको बहुत केयरफुली, बहुत पेशेंटली अभी से आप सोच के रख लीजिए आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये आपको ही पता है कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ टॉपिक क्या है। तो वो आप देखें और उसके साथ उसके 2 4 5 टॉपिक और देखते जाएं। इसी के साथ हाँ जी, आप ये भी करना है आपको कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर हर स्ट्रीम के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के आपने 4 4 5 5 टॉपिक प्रिपेयर कर लिए अच्छे से, तो आप सोचो कि अब तो मेरा काम हो गया। नहीं, आपके सिलेबस में जो भी कंटेंट है उसके बारे में आपको आइडिया जरूर रहना चाहिए। क्या पता मतलब जो जो इंटरव्यूअर हैं वो आपसे उस टॉपिक के बारे में पूछ लें जो आप प्रिपेयर नहीं करके गए हो, या फिर जो आपके सिलेबस में है लेकिन आपने उस इसमें वो नहीं आ रहे, मतलब जो आप 4 5 टॉपिक आपने प्रिपेयर करे हैं वो इसमें नहीं आ रहे वो चीजें। जैसे तो आपको सिलेबस का ही पता रहना चाहिए पूरा। जी सर, बिल्कुल। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको शेयर करूं कि जब आप एंटर करेंगे तो बोर्ड मेंबर आपसे जनरल सवाल पूछेगा, जैसे कि आपकी क्वेरीज भी आ रही है, क्या जीके भी प्रिपेयर करनी है, तो हाँ आपको आपके क्षेत्र की, आपके एरिया की, आपके आसपास की भौगोलिक व्यवस्थाएं आपको पता हो, कल्चरल चीजें पता हो, और अगर कोई कल्चरल इवेंट चल रहा है उस दौरान तो आपको ये सारी चीजें पता हो, तो नॉर्मल आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि 4 5 सवाल बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, आपके एकेडमिक्स पे कुछ बातें की जाएंगी। हाँ। और 1 या 2 मिनट के बाद ही वो सिर्फ रिलैक्स करने के लिए आपसे 10th 12th आपका इंट्रोडक्शन इसलिए कराया जाता है ताकि आप बोर्ड मेंबर के साथ कंफर्टेबल हो सके, फेमिलियर हो सके। तो वो आप इंटरेक्शन करेंगे, इंटरेक्शन करने के 2 मिनट बाद ही 3 मिनट बाद ही क्या होगा, ओवर टू सब्जेक्ट एक्सपर्ट चीजें जाएंगी। और जैसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास चीजें आएंगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको वो बोलेगा जाओ बोर्ड पे जाओ और पढ़ा दो अपने टॉपिक का या क्या पढ़ के आए हो। वहां पर कुछ देर तक, लगभग 4 से 5 मिनट तक वाइवा बेस्ड चीजें भी चलती हैं। ये दोनों चीजें हो सकता है पहले आपको बोर्ड पे भेज दें और फिर वापस बुलाएं, और चेयर पे, जैसे सर आपको बोल रहे हैं कि आपका इंटरव्यू चेयर पे भी चल सकता है, थीसिस पे भी चल सकता है, तो जो चेयर पे इंटरव्यू चल रहा है ना, वो एक तरीके से वाइवा बेस्ड इंटरव्यू चलता है। यानी कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसने बोल दिया 10⁻⁻⁴ कंसंट्रेशन है चाइन की, बताओ उसकी पीएच कितनी होगी। अब यहाँ पर आप कोई बात नहीं कर सकते कि नहीं मैं फिजिकल पढ़ के नहीं आया सर, मैं तो एरोमेटिसिटी पढ़ के आया हूँ। किसी एग्जाम इंटरव्यू की याद दिला दिया। हाँ, बिल्कुल। तो ये इंटरव्यू में पूछी गई चीजें इस तरह की, तो वो जनरली पूछ लेते हैं। अब आप सीट पे बैठे हो तो आपसे पूछ लेंगे जनरली ग्रीनर नैनो के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसे मुझसे भी पूछा था। तो अगर आप सीधे ही बोल दो कि नहीं नहीं मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो ये थोड़ी सी चीज अच्छी नहीं होती। आप पोलाइटली बोल सकते हो कि मैम ग्रीन नैनो केमिस्ट्री के बारे में आप इनको इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि ध्यान रखना जैसे सर ने बताया आपका क्वेश्चन से आंसर बनता है, ये बात सही है। पहला क्वेश्चन वो दागेंगे, उसका आंसर आप दोगे, उस आंसर से फिर क्वेश्चन बनेगा, मतलब क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, अब वो सेशन चलता जाएगा। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप पोलाइटली बोले कि मैम इसमें थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ, जिसे मैंने बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि जो मेरा रूटीन टॉपिक है, अगर मैं ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, इनऑर्गेनिक में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं क्यों बात करूँ ग्रीनर नैनो के अंदर, क्योंकि फिर वो रेंज बहुत बड़ी आप जानते हैं अच्छे से, वो मुझे कैटालिसिस के अंदर चले जाएंगे, अपनी रिसर्च के अंदर ले जाएंगे, और फिर मैं वहां कहां जीतूंगा उनसे। तो मैंने अवॉइड किया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो बात करना चाहते हैं आपसे ग्रीन नैनो के अंदर। तो मैंने बोल दिया कि नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैंने इतना पढ़ा है कि मैं सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, लेआउट है, उस पर ले सकता हूँ, बहुत फैक्ट पे नहीं जा सकता। तो लगभग 5 से 6 मिनट हमारी ग्रीन नैनो, सस्टेनेबिलिटी, बिनाइन केमिस्ट्री, इन पर बात चलती रही। तो यहाँ पर 5 7 मिनट चलेगा, फिर चॉइसेस ऑफ टॉपिक पे वो आएंगे। तो यानी कि चॉइसेस विद डाइवर्सिटी तो आपने सेलेक्ट कर लिया, साथ में अदर टॉपिक्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं। ये बातें इसलिए मैं यहाँ पर एक बात ऐड करता हूँ क्योंकि वो मेरे फिर स्लिप हो जाएगी। जैसे आप जब जीके की बात कर रहे थे, तो जीके में आपको बोलूं, देखो आप क्योंकि आपके क्वेश्चन आएंगे, आप फोन कॉल करोगे हम इस वीडियो के बाद ही, ठीक है, क्योंकि आप कल करोगे आज करोगे, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो जीके वाला पोर्शन है, आप बोलोगे कि जीके में क्या पढ़ना है, आपको इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना, आपको मेनली क्या पढ़ना है, आप जिस एरिया में रह रहे हो ना, जिस आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, उस डिस्ट्रिक्ट का और जो एरिया है आपका कम से कम उसके बारे में, तो वहां पर क्या फंक्शन चल रहा है, क्या इवेंट चल रहे हैं, जो भी है उसके बारे में, और वहां की कोई चीज खासियत क्या है वहां की, जो वहां का पॉपुलर है कुछ ना कुछ, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं खुद का बता दूं, मैं हूं सांगानेर जयपुर से, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि सांगनेर में कुछ फेमस है क्या, तो मैंने बोला सांगनेरी प्रिंट फेमस है। तो इस तरीके से आप भी इन चीजों को प्रिपेयर करें। बिल्कुल, जैसे सर डिटेल वीडियो लेके आए थे अपने इंटरव्यू पे बेस्ड, तो अगर आप उस 15-20 मिनट 25 मिनट की वीडियो को ढंग से देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि ये बात सर ने अपने बोला था कि मेरे इंटरव्यू में ये चीजें हैं, तो आप उन पॉइंट्स को कैप्चर करें। अब ये आपका विवेक है कि आप देखें कि सर से भौगोलिक जीके पे अगर बात हो रही है, भौगोलिक व्यवस्था पे बात हो रही है, कुछ भी बात हो रही है, तो वहां से जुड़े हुए एरिया से ही बात हो रही है जहां से वो बिलोंग करते हैं। तो ये आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। वैसे सर ने बता दिया, खुद ने बता दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया करना होता है ये चीजें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इसके बाद क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी। मतलब अगर आपने टॉपिक्स, जैसे मैं कहता हूं आपको कि 2-3 ऑर्गेनिक के, 2-3 इनऑर्गेनिक के, 2-3 फिजिकल के, अभी आपका कंफर्ट है, आप एक एक प्रिपेयर करें। मैं कहूंगा 2-2 3-3 प्रिपेयर करें। सर कह रहे हैं जैसे आप 4-4 5-5 प्रिपेयर करें, क्योंकि अदर टॉपिक्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं। तो जैसे आप अदर टॉपिक भी प्रिपेयर करेंगे तो जितना ज्यादा प्रिपेयर करें उतना अच्छा है। जिसके साथ, जैसे आपके साथ जो हुआ, आप वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, मेरे साथ जो हुआ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कोई अगर थर्ड पर्सन है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तो सबका अलग अलग है। ये मैन टू मैन वेरी करता है, ये मैन टू मैन वेरी करता है।
बिल्कुल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी आपके दिमाग में हमेशा सेट होनी चाहिए कि अगर उसने ये बोला कि नहीं ये नहीं कुछ और पढ़ाओ, तो उसके जस्ट बाद आपको क्या बोलना है आपके दिमाग में तुरंत रहना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट तक सोचे, क्योंकि कई बार पॉज हो जाता है, हम सोच ही नहीं पाते कि यार, क्योंकि प्रेशर क्या है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आए कि मैं बहुत अच्छे से एरोमेटिसिटी पढ़ा दूंगा सपोज दैट, और उन्होंने बोल दिया नहीं कुछ और पढ़ाइए। ये होते ही क्या होता है कि ऑल ऑफ सडन आपका एक कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है ग्राउंड लेवल पे। तो वो एकदम से जब होता है ना, तो फिर आप भूल जाते हो कि भाई यार अब क्या बोलूं, अब तो मेरा कुछ प्रिपेयर ही नहीं है, सबसे अच्छा तो मेरा यही प्रिपेयर था। ऐसे विचार दिमाग में आने लगते हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए आप पहले ही सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी को रखें, और 4 5 7 जो भी आपने टेबल बना रखी है उसको फटफट हमेशा रिवाइज करते रहें, कि जैसे ही आपके दिमाग में आए कि भैया ये पास कर दिया तो मैं फट से ये बोल दूंगा। प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ेगी सर, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, बिल्कुल, है ना। तो वहां से डिसाइड होगी आपकी सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी। इसके बाद क्या है, अरेंज इट प्रॉपरली। मतलब जो भी आपने कंटेंट बनाया है, आप अभी कहीं से भी पढ़ते आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से भी आप पढ़ते हैं आपने बेस्ट मटेरियल ही पढ़ा है, तभी आप क्वालिफाई कर रहे हैं एग्जाम के अंदर, और वो मटेरियल हमेशा बहुत अच्छा है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए। लेकिन थोड़ी सी बात मैं ऐड ऑन करूंगा कि वो जो आपने पढ़ा है उसको पढ़े पहले, क्योंकि वही तो है जो आपको एक तरीके से समा बांधने का काम करता है सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ आपको बुक्स भी देखनी पड़ेंगी, ताकि उस बुक्स के अकॉर्डिंग आप उस कंटेंट को अरेंज कर सकें, क्योंकि बुक्स में एक अलग सिस्टम में अरेंज किया जाता है। जनरली नोट्स की अगर हम बात करें तो नोट्स में थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव साइड ले जाते हैं, और इंपॉर्टेंट भी वही है, क्योंकि टीचर यही तो चाहता है कि आपका सिलेक्शन निकले। तो वो सिलेक्शन निकालने के लिए जिस तरह उनका नोट्स अरेंज होता है, बहुत बेटरली सर अरेंज करते हैं, आप जानती हैं मैं किन की बात कर रहा हूं, तारीफ एक काबिल है उनके नोट्स। लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा बुक्स क्या है, थोड़ा सा बुक्स में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। 2 4 5 बुक्स आप देखें, उससे एक फायदा क्या होगा कि कुछ कंटेंट जो आपको और ऐड ऑन करना है, या आपको लगेगा कि यार ये चीज बता देंगे तो बहुत अच्छा फील आएगा, उसके लिए आपको अरेंज करना है उस कंटेंट को प्रॉपर्ली। अगर आप किसी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो, उसने आपको अरेंज भी किया प्रॉपर्ली, तो ध्यान रखना वो टॉपिक कम से कम 5 से 7 मिनट का होना चाहिए, और ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, ये होनी चाहिए। जैसे अगर कोई आपने कोई रिएक्शन का ले लिया टॉपिक, या फिर आपने कोई यूजेस का ले लिया, तो भैया कोई आप ऐसे यूज लेना जो एक आम आदमी, एक जनरल लोगों को भी पता हो, मतलब कोशिश ये करना। वैसे तो अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने कोई थ्योरी ली, तो वो थ्योरी कब आई, उसका ईयर भी, क्योंकि वो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है, उन्होंने नहीं दिया। जो टॉपिक आपके खुद के हैं उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, बेसिक से होना चाहिए, क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर है वो आपको इस तरीके से देखेंगे कि आप बीएससी एमएससी वाले बच्चों को पढ़ाओगे कॉलेज में जाके, इसीलिए ध्यान रखना है। जैसे कि आप मार्क्स की रेंज के लिए बोलते हो ना कि 10 से 20 के बीच में कहा सकता है, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। जैसे कि सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, इंटरव्यूअर ने बोला, आपको चॉइस दी कि आप क्या पढ़ाना चाहते हो, मैंने डिसाइड किया कि मैं ये पढ़ाना चाहता हूं। अब अगर मेरे डिसाइड किए हुए टॉपिक पर मैं उनके सवालों के उत्तर नहीं दे पा रहा, उनके प्रति उत्तर नहीं दे पा रहा, उनके सवालों का, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक बैड इंप्रेशन क्रिएट कर देगा कि भाई आप खुद अपना सेलेक्ट कर रहे हो टॉपिक और आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे। और सर ने क्या किया, जिससे सर ने बोला कि मैं ये पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं आप तो सीएफटी पढ़ाओ। अब उसके बाद भी अगर आप उसको टॉपिक को बहुत धुरंधर तरीके से पढ़ा दो, तो फिर वो एक अलग ही हो जाता है कि भाई ये टॉपिक इसने ऐसा पढ़ा दिया। एक्चुअली आपका टॉपिक था वो, कि अगर ये टॉपिक, इसके लिए थैंक यू सो मच कहता हूं हर बार। नहीं सर, सीएफटी वाला आपका टॉपिक था वो, आपने हमें पढ़ाया था, ठीक है, वो मैंने खुद ने प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन हम आपस में एक दूसरे के इंटरव्यू लेते थे, हमने आपस में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, तो इस वजह से वो मेरा टॉपिक अच्छा वहां पर रिप्रेजेंट हो पाया। बिल्कुल, आप ये मान के चलिए कि इंटरव्यू का हेल्थी कंपटीशन है, और मैं बोलता हूँ पूरा एग्जाम एक हेल्थी कंपटीशन है। हमने साथ साथ तैयारी करी, हमने बहुत सारी चीजें शेयर करी। आपको कभी भी ऐसे दिमाग में नहीं लाना है कि यार ये मेरा कॉम्पिटिटर है, वो कॉम्पिटिटर है, लेकिन अगर आप हेल्थी कंपटीशन करोगे ना तो कोई तकलीफ नहीं है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमने साथ साथ किए, सर ने आपको बताया भी सही, तभी तो हम साथ हैं, और हम साथ मिलकर आपको गाइड कर पा रहे हैं, ताकि हम सब साथ आगे बढ़ सकेंगे। तो वही है, सिम्बायोसिस इसी का नाम है। ठीक, आगे बात करते हैं। तो आपको ब्यूटीफुली एक्सप्लेनेशन चाहिए उसकी, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले हाँ, इसका आप ध्यान रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत जनरल होंगे, लेकिन जैसे ही आप इनको एक बार डिटेल में एनालिसिस करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी चीजें होंगी। बिल्कुल। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे एंट्री करते हैं, जो है एंट्री पर बेस्ड। आपको एंट्री कैसे करनी है सर, आपको बताएंगे। जैसे ही आप आरपीएससी, मतलब देखो आपका इंटरव्यू की डेट फिक्स हो गई, तो आपको आरपीएससी जो है अजमेर है, आपको एक दिन पहले पहुंचना है। एंट्री का मतलब यही है। एंट्री का मतलब आप अपने घर से निकल गए, अब आप वन डे बिफोर मतलब घर से निकल गए, तो आपको एक दिन पहले पहुंचना है। चाहे आपके मॉर्निंग शिफ्ट हो चाहे इवनिंग शिफ्ट हो, इससे मैटर नहीं करना है, आपको एक दिन पहले पहुंचना है। और सेंटर जो है, सेंटर पर आपको ऑन टाइम पहुंच सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि अगर आपका इवनिंग शिफ्ट है तो इवनिंग शिफ्ट है तो वहां पर जो मॉर्निंग वाले इंटरव्यू होंगे वो ऑलरेडी हो रहे होंगे, तो आपको मतलब ऑन टाइम पहुंच सकते हो। और मॉर्निंग वाले में कोशिश करना थोड़ा जल्दी पहुंच जाए आप, ठीक है। बाकी पॉइंट बढ़िया से होटल्स बुक करना, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से पैसा खर्च करना, रिलैक्स रहना। इंटरव्यू के टाइम पे आप बिल्कुल भी इस चीज को तो देखना, कॉम्प्रोमाइज मत करना, किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना, आपकी फैसिलिटी से तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ही मत करना। मतलब हम तो बैठे बैठे फोन करते थे कि चाय लेके आओ, पानी लेके आओ, जो चाहिए वही लेके आओ। तो आपको थोड़ा सा एंजॉय भी करना है, इससे आप बहुत रिलैक्स फील होंगे, आप कहाँ परेशान होंगे फालतू में। वैसे अच्छी बात ये है कि आपका विंटर्स के अंदर इंटरव्यू होगा। हाँ, तो ये अच्छा, बहुत अच्छी चीज। हमारे जून में हुए थे, तो आपके तो विंटर में होंगे, तो बच के रहें मौसम से। और हाँ, ध्यान रखना विंटर में तो फिर सावधानी भी रखें। जैसे मेरे वोकल कोड्स आप देख रहे हैं, तो आपके वोकल कोड्स का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना।
उसके बाद क्या है, ऑन टाइम एट आरपीएससी। आरपीएससी में जो आपका इंटरव्यू लेटर पे टाइम लिखा है ना, अगर मॉर्निंग 8 बजे लिखा है तो आपको 8 बजे पहुंचना है। ऐसा नहीं कि आप वहां आधे घंटे 1 घंटे पहले जैसे कि एग्जाम में करते थे, क्योंकि जनरली हमने 2 एक्सपीरियंस तो आरपीएससी के लिए, तो उसमें ऐसा होता है कि मॉर्निंग में 8 बजे का मतलब डॉट 8 नहीं होता कि वहां खुल जाए। ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप 8:30 बजे जाएं, 8 मतलब 8 जो चीज वर्ड टू वर्ड ऑन टाइम पहुंचे। मैंने ये नहीं लिखा बिफोर पहुंचे, ना मैंने ये लिखा आफ्टर पहुंचे, ऑन टाइम मतलब ऑन टाइम। ठीक है, 8 लिखा है 8 बजे पहुंच जाए, 1 बजे लिखा है 1 बजे पहुंच जाए, क्योंकि होटल आप नियर बाई लेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंस का दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, आपको पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग पे ध्यान देना है, हमेशा ध्यान रखना। आप एंटर किए हो तभी आपके दिमाग में हो, ऐसा नहीं कि आप दूसरे को देख रहे हैं, मान लो विंटर है यार मैं तो ब्लेजर डाल के नहीं आया, या तो मैं सूट पहन के नहीं आया, या मेरी हेयर स्टाइल सही नहीं है, जैसे महिलाओं के साथ अक्सर होता है कि मेरी साड़ी ढंग से नहीं पहन पाए। तो आप पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग का पहले तैयार रखें। किसी दूसरे को देख करके बिल्कुल मत सोचें कि यार अब मैं टाई ले आऊं, या अब मैं ये कर लूं, अब मैं ब्लेजर ले लूं, मेरा मैच नहीं कर रहा शूज। आप पहले से ही प्रिपेयर करें। सर दूसरों से कंपैरिजन तो किसी भी चीज में नहीं करना चाहिए, गलत ही है। तो जो पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग है ना, ध्यान रखना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पर्सनैलिटी का मतलब आपका कलर कॉम्प्लेक्सेशन, आपका वेट, आपकी हाइट, ये बिल्कुल भी नहीं होता। ध्यान रखना, ये पर्सनैलिटी के अंदर नहीं आता कि आपकी कलर कैसा है, आप कितने गोरे हैं या कितने गोरे चिट्टे हैं, आपकी हेयर स्टाइल कितनी अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, हाइट कितनी है। ये नहीं है पर्सनैलिटी का मतलब। पर्सनैलिटी का मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या होता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका कितना कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका एनर्जी लेवल कैसा है, आपके फेस पर डर है या नहीं है, ये है आपकी पर्सनैलिटी। ये आपकी पर्सनैलिटी, आपके चेहरे पर कितना तेज है, कितना ओज है, ये आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा। अच्छा लिया आपने, ओज और तेज। तो ये आपको, ये चीजें आपकी डिसाइड करेंगी। आपके चेहरे पर वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि हाँ ये जॉब मेरी है, मुझे इसको पाना है। वो जोश और उमंग के साथ आप जाएंगे, एक हंसते हुए चेहरे के साथ। हंसने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल दांत फाड़ के हंसे अपन, एक स्माइलिंग फेस के साथ जिसमें कोई फियर ना हो, किसी चीज का डर ना हो, कुछ खोने का कोई डर ना हो आपके पास, उस चीज के साथ आप जाएंगे तो बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक, तो ये पर्सनालिटी पर आपके काम करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम बात करें तो एक डिटेल्ड वीडियो हम पहले ही लेके आ चुके हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हालांकि आपका जब इंटरव्यू लेटर आएगा तो उसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट होगी, आप उसको देखेंगे और हम इस पे वापस से ही चीजें बना देंगे उस टाइम पर। उस वीडियो को लिंक भी हम शेयर कर देंगे लेकिन आपको। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ में बोलूं तो आपको अरेंज करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली। साथ में क्या करना है, उन डॉक्यूमेंट्स का एक सेल्फ अटेस्टेड सेट होना चाहिए, फोटोकॉपी का, जो हमने कल बोला। इसमें क्वेश्चन जनरली आता है कि सेल्फ अटेस्टेड में सर हमें डेट डालनी है या नहीं डालनी। आपकी इच्छा है, आप डेट ना डालें सेल्फ अटेस्ट करने के लिए, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड लिखा है ना कि विद डेट लिखा है। तो आप सिंपल साइन कर दें और उन साइन को घर से करके जाए ना। जो पूरा 10th का, 12th का, बीएससी का, एमएससी का, नेट का, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सबकी फोटोकॉपी में आपने सेल्फ अटेस्ट करके साइन बना दिए। एक सेट की जगह सर मेरे हिसाब से 2 सेट बना लेने चाहिए। हाँ, ये एक लिखा है, मत लेके जाना, क्योंकि वैसे मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप सबका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद पोस्टिंग ऑर्डर आएंगे, और पोस्टिंग ऑर्डर मतलब आपकी जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के टाइम पर ये होगी आपकी शिक्षा संकुल में जो है जयपुर में, तो वहां पर काउंसलिंग होगी, तो वहां पर भी आपको सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट चाहिए रहेगा। तो वो जो सेट चाहिए, तो उस टाइम पे आप सोचोगे कि मैंने इंटरव्यू के टाइम पे इसको किस फॉर्मेट में, सीक्वेंस में इसको अरेंज किया था। तो वो सीक्वेंस आपको दिमाग से स्लिप ना हो या कुछ ऐसा हो जाए, इससे पहले आप यहीं पर ही 2 सेट प्रिपेयर करना। हाँ, 2 सेट प्रिपेयर कर लेना, डेट डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ साइन करना। तो डेट का कोई क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। आप वहां पूछते हैं और फिर वो भी एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, डालो डालो मत डालो ऐसे करके, फिर वो ऐसे बोल देते हैं डालना है तो डालो, नहीं डालना तो मत डालो। अब आप कंफ्यूज होते हो, क्लियर कट जवाब चाहिए होता है ना आपको उस दिन, तो आप डालो तो सेम डेट की डेट डाल दो। जैसे आप मान लो आपका परसों इंटरव्यू है, मान लो 11 तारीख को आपका इंटरव्यू है, तो आप पहले से 11 तारीख उसमें डाल के घर से ले जाओ। और अगर आपको डेट नहीं डालना है तो भी कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट होना चाहिए। ध्यान रखना, जैसा कि अपन दिखते हैं टीवी वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में, मूवीज के अंदर, कि आप प्रॉपर अपनी एक फाइल लेके जाएंगे, ये मैंने देखा है। ऐसा करते हैं, हम भी करते थे जब पहले इंटरव्यू देते थे स्टार्टिंग में, कि आप उसमें अरेंज करते हैं प्रॉपर 10th का, 12th का, फिर अलग फोल्डर में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या ईयर की मार्कशीट, डिग्री। और वहां जाके ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे बोलेंगे इन सबको जो सीक्वेंस है 10th, 12th, बीएससी के ऑल ईयर मार्कशीट प्लस डिग्री, एमएससी के ऑल सेमेस्टर मार्कशीट प्लस डिग्री या ईयर मार्कशीट प्लस डिग्री, साथ में नेट का सर्टिफिकेट, वो सीक्वेंस जो लिखा हुआ है उस सीक्वेंस में पूरा का पूरा ओरिजिनल जमा लो और पूरा का पूरा फोटो सेट जमा लो और वो हमको दे दो। तो जब आपने प्रिपेयर कर रखा है तो सारे डॉक्यूमेंट का बंच एक साथ उनको दे दो। आप फाइल लेके जाना चाहते हो लेके जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आपको फाइल खरीदने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। तो आप पूरा का पूरा बंच एक साथ ओरिजिनल दो और पूरा का पूरा बंच एक साथ फोटोकॉपी का दो, क्योंकि वहां निकालेंगे नहीं वो फाइल से, मतलब वो फाइल से निकाल के चेक करेंगे। तो आप उनको फाइल देंगे तो वो फाइल से निकाल के चेक नहीं करेंगे, वो निकालेंगे नहीं, आपको खुद को निकालनी है। तो उस टाइम पे कई बार होता है कि यार ये डॉक्यूमेंट निकालूं या नहीं निकालूं, ये निकालना है यार, जो सीक्वेंस में सेट है वो पूरा का पूरा पहले ही निकाल के रख लो। सीधे मांगे दे दिया बंच, उसके बाद ओरिजिनल वापस से रिसीव कर लिया, फोटोकॉपी उन्होंने रख ही लिया, तो कोई तकलीफ ही नहीं है उसके अंदर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आप रखना भैया, नहीं तो इसके लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। बार बार उसको जमाने में मत परेशान होना कि फाइल में वापस पैक कर रहे हैं कि 10th मैंने यहाँ लगाया था, 12th में यहाँ लगाया था। आप रिलैक्स रहो, बस आपको उस दिन रिलैक्स रहना है, पेन फ्री रहना है ना।
तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे ही बात हुई। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में ऐसे ध्यान रखना है, कोई स्पेशल फाइल ले जाने की, ट्रांसपेरेंट फाइल देख रहे हो उसमें टाइम खोटी कर रहे हो, कोई नीड नहीं है, क्योंकि वहां फाइल देखा ही नहीं जाएगा, वो तो पहले ही बाहर हो जाएगी चीजें। ठीक, बिफोर इंटरव्यू का ध्यान रखना है आपको, सर बताएंगे आपको। बिफोर इंटरव्यू में आपको क्या करना है, जैसे ही आपका डीवी हो गया आपका, ठीक है, अब डीवी के बाद आपको ले जाया जाता है आरपीएससी की लाइब्रेरी में, ठीक है। इस पर मैंने आपको बताया हुआ भी है, मेरे इंटरव्यू, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया हुआ है आपको, ठीक है, उस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आपको बैठा देते हैं लाइब्रेरी में, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनका इंटरव्यू होना बाकी है, अलग अलग बोर्ड के भी होंगे और आपके बोर्ड के भी होंगे वहाँ पर। अब आप वहाँ पर बैठे हो तो आप ऐसे नहीं कि आप कुछ और कर रहे हो, मतलब कहीं देख रहे हो इधर उधर, ऐसा नहीं करना। वो टाइम अगर आप चाहो तो आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको समय लग सकता है, आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए। तो उस टाइम को आप क्या करो, जो टॉपिक आपने प्रिपेयर करे हैं वो टॉपिक को आप रिकॉल करो उनको, ठीक है। और पहली बात, रिलैक्स मूड में रहना है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर कैमरे लगे हुए हो। और सर बताओ आप बात, आप जो जनरली मेरे से कहते रहते हो उसके लिए। आरपीएससी की जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे कैमरेज आपको देख रहे हैं, और वहां साफ साफ लिखा है कि आप साइलेंस रखें, कीप साइलेंस, और आप कैमरे की नजर में। मैंने कई चीज देखी है, दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं, मैं गलत नहीं मान रहा इस चीज को, कई लोग बातूनी होते हैं, वो इसलिए भी बात करते हैं क्योंकि वो रिलैक्स होना चाहते हैं, मतलब कई लोगों का मन बात करने से हल्का होता है, तो शायद उनका ये माइंडसेट हो, मैं ऐसा अज्यूम करता हूं। अब हो सकता है उनका नेचर ही हो बात करने का, पर वो बहुत बातूनी है तो वो बात करेंगे। तो आप बात करें तो बहुत धीरे आवाज में बात करें, क्योंकि लाइब्रेरी में आप अकेले नहीं है, बहुत सारे बैचेस के लोग हैं, प्लस अलग फैकल्टीज भी हैं, कुछ लोग भी हैं जो वहां बैठे हैं, स्टाफ के मेंबर्स भी हैं जो वहां बैठे हैं, तो वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बेसिकली लाइब्रेरी में बैठे हैं ना, और कई सारे कैमरे लगे हैं, तो आपको क्या पता कि कौन सा कैमरा आपको देख रहा है। इंटरव्यू बोर्ड के अंदर नहीं हो सकता है, कैमरे के अंदर भी चल रहा हो आपका, है ना। तो आपकी वो अपीयरेंस जो है वो किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई अगर बुक्स वगैरह हैं, टेबल वगैरह हैं, किसी से अपन बात कर रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ बात भी नहीं करनी है आपको। आप जो सेट करके आए हो इंटरव्यू का, कि आपका 18-20 मिनट 25 मिनट जो भी इंटरव्यू है, जो भी आपका चलेगा, तो आप कुछ तो सेट करके जाओगे ना माइंड में, उसको रिकॉल करते रहो, रिकॉल करते रहो आराम से, रिलैक्स मूड में, रिलैक्स आप उसको देखो। ध्यान एकांत में तो करते हैं अपन, तो वो ध्यान आपको एकांत में ही करना है, क्योंकि एकांत में ही तो मजा है असली। तो आपको एकांत में बैठ के आराम से आप सोच भूल जाएं कि आसपास कुछ भी है, आप आराम से रिलैक्स रहें और आराम से अपने चीज को रिकॉल करें, पैनिक ना हो, कुछ भूल गए ध्यान रखना, रिकॉल करना है, क्योंकि मोबाइल आपके पास नहीं होगा, मोबाइल पहले ही जमा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप सोचें कि मैं अपने टॉपिक का फोटो खींच के ले जाऊं और लाइब्रेरी में, क्योंकि जब आप एंटर करेंगे आरपीएससी की बिल्डिंग में, और अगर आपका सेकंड नंबर पे भी इंटरव्यू है, तो आप मान के चलें 2 से 2.5 घंटे लग जाएगा आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचते पहुंचते। तो उस 2-2.5 घंटे के गैप में आपको ध्यान रखना है, अगर कुछ खाने पीने की आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे कई लोग हैं जो हर 2 घंटे में छोटी छोटी मील लेते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो अगर आपकी ऐसी आदत है बिस्किट्स खाते हैं, तो आप इन चीजों को पहले ही रख लें, ताकि आपको इधर उधर जाना ही ना पड़े। पानी की बोतल डाल ली ताकि आप उनको बीच में खा लें, क्योंकि 2-2.5 घंटे का आपको गैप मिलेगा। और उसके बाद फिर आप जब इंटरव्यू से फ्री हो जाएं, फिर आपको जो भी खाना है वो खाएं, बिल्कुल फ्री होकर के, जितनी हैवी डाइट लेनी उतनी ले, क्योंकि आप रिलैक्स हो चुके होंगे, है ना। तो आपको रिलैक्स रहना है ड्यूरिंग इंटरव्यू, बिफोर इंटरव्यू, ठीक। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू का ध्यान रखना है, सर ने आपको पहले ही बात बताई थी, जैसा कि आपको लिखा है, अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। ध्यान रखना, अ गुड लिसनर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ गुड ऑडिटर। वो अच्छा तभी बोल पाएगा जब वो अच्छा सुनेगा। ये बात क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कोविड के टाइम पे तो फिल्म लगी हुई थी आगे बोर्ड मेंबर्स के, तो ऐसा होता है जनरली कि जो बोर्ड मेंबर है, ना तो आपको उनकी एज पता, ना उनका बोलने का तरीका पता। ये तो अच्छी बात है कि आप नॉर्थ से और नॉर्थ के ही टीचर्स मिलेंगे आपको। मान लीजिए कि कोई साउथ का हो जाए, तो हल्का सा क्या होता है, क्योंकि एक्सेंट तो चेंज होगा ही ना, अगर एक्सेंट चेंज होगा तो आप उस चीज को बिल्कुल उस तरह मत लें कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। अरे यार ऐसा नहीं होता, आपको समझना ही तो है, यही तो बात है, क्योंकि आपको स्टूडेंट भी मिलेंगे, वो भी हर एक तरीके के होंगे, उनका समझने का लेवल भी अलग होगा। तो क्या होता है कि जैसे कई बार बोर्ड मेंबर कोई सवाल बोलता है और आपको वो सुनाई नहीं देता, तो आप उसको बोल सकते हैं, सॉरी मैम या सॉरी सर मैंने सुना नहीं, कैन यू प्लीज रिपीट। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप बोल दें कि आप मैम प्लीज इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, तो वो डेफिनेटली उस चीज को बोलेंगे। कोशिश तो आपकी ये रहनी चाहिए कि मतलब आप उसको सुनो उनकी बात को सुनो, हाँ, एक बार में सुन लो, एक बार में सुनो। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि आपने देख लिया कि वो थोड़ा क्लियर नहीं बोल पा रहा है, या आप क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते वो क्लियर नहीं बोल पा रहा है, हो सकता है आप क्लियर ना सुन पा रहे हो। तो अगर इसमें ऑडियो के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक बार बोले, उसके बाद हमेशा अलर्ट मोड पे रहें कि वो जैसे ही कोई बात बोले तो आप तुरंत अटेंटिव रहें और तुरंत उस चीज को सुने और प्रॉपर सुने। जैसे सर ने बोला था, ध्यान रखना आपको प्रॉपर बात सुननी है, प्रॉपर बात सुनने के बाद ही आपको रिस्पॉन्ड करना है। बीच में जैसे उन्होंने बोला कि ग्रीन केमिस्ट्री, हाँ मैम ग्रीन केमिस्ट्री पॉलिटी ने स्ट्रेस नहीं दी थी, अरे ऐसे नहीं करना होता, इतना एक्साइटेड नहीं होता। जैसे मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ के आए, जैसे मान लो जो चेयर पे वाइवा चलना है, मैंने आपको बोला कि चेयर पे कई बार ऐसे ही रफ क्वेश्चन आंसर सेशन चलता रहता है, वो सवाल दागेंगे आप उत्तर देंगे, वो फिर दागेंगे आप उत्तर देंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपको बोर्ड पे भेज दिया जाएगा। जैसे मेरा ये भी पैटर्न था, एक के अंदर एक इंटरव्यू में ऐसा था कि मुझे स्टार्टिंग में बोर्ड में भेज दिया, फिर कुर्सी में बिठाया और फिर क्वेश्चन दागना चालू किए और मैंने आंसर देने चालू किए। तो ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा, उस बीच में जैसे ही उनका क्वेश्चन कंप्लीट हो उसके बाद आप आंसर करें। और ध्यान रखना ऐसा होगा
कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको आएंगे, कुछ के नहीं आएंगे। पेपर में भी तो हुआ ना। हाँ। तो क्या होता है, हमारे फेस पर वो एक्सप्रेशन दिखते हैं। जो सवाल आपको बहुत अच्छा आता है, आप सोचो एरोमेटिसिटी का सवाल आया, इजी सवाल आ गया, आपने टिक कर दिया, या कोई ऐसा टेस्ट आया जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आगे आपने टिक करा, आपके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। लेकिन जब कोई ऐसा सवाल आता है, जैसे स्टैटिस्टिकल के सवाल आए थे, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ रही है आपको, तो वो जो चेहरे पर पेन आता है, ये दोनों सवाल जब क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा तो ऐसा सवाल आएगा जो आपको बहुत हल्का सा महसूस होगा। तो आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि अरे ये क्या खुद सा सवाल पूछ लिया, इसका जवाब मैं ऐसे ही दे दूंगा, क्योंकि वो चीज होती है कि वो प्रेस्टीज पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है इंटरव्यूअर की, कि आपने इतना इजी सवाल पूछ लिया, क्योंकि हो सकता है वो इजी सवाल इसलिए पूछ रहा हो कि आप कंफर्टेबल हो, लेकिन आपने उसको ऐसा ले लिया, अरे यार ये तो बहुत इजी सवाल पूछ रहा है। ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। आप उसको क्वेश्चन को सुने, जिसे उन्होंने मान लो ऐसे पूछ लिया, बेंजीन एरोमेटिक होती है नॉन एरोमेटिक होती है, हम बोलते हैं अरे सर बेंजीन तो एरोमेटिक होती है, ऐसे जवाब नहीं देने होते। तो आप रुके, मैम बेंजीन एरोमेटिक होती है। फिर वो अगर इस तरह बोले श्योर हो आप, तो हाँ श्योर हो, जिस सवाल में आप श्योर हो कि यस मैम मैं श्योर हूँ, इतना ही बस खत्म बात। और कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देना, अरे मैडम होती है तो, और ये होती है मैडम, ऐसे करके बात नहीं करना। तो ये हम बॉडी लैंग्वेज पे हम और भी चीजें लिखे आएंगे। इस तरह हाथों का प्रयोग करते हुए आपको बात नहीं करना। जैसे मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो मैं यूं करके आपसे बात नहीं कर रहा, ये हम कोई यूट्यूबर नहीं है या हम कुछ इस तरह की चीजें नहीं कर रहे कि हम बहुत ज्यादा हाथों का प्रयोग करें। इंटरव्यू में आपको बहुत काम, पोलाइट, पेशेंटली बैठना पड़ता है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक। और आपको हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे सर ने मार्कर वाली बात बोली, मैं आपको फिर से बताता हूँ, 4 इंटरव्यूज के अंदर मैंने ये चीज देखी है। 3 इंटरव्यूज के अंदर मैं बताऊं आपको कि जो मार्कर यूज किया था मेरे से पहले वाले कैंडिडेट ने, उसने बोर्ड को पूरा भर दिया था और उसको साफ करके नहीं गया। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। सर ने आपको बोला है कि बोर्ड को आपको प्रॉपरली क्लीन करना है, चाहे पहले से भरा हुआ हो, आपको फिर भी क्लीन करना है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जैसे मैं गया तो उन्होंने मुझे कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए बोला, तो मैंने उसको क्लीन किया और फिर पढ़ाया, और उसके बाद जब आपने पूरा पढ़ा दिया और वापस क्लीन किया, तो वहां पर इंटरव्यूअर इस बात को नोटिस करता है, क्योंकि जब वो आपको बोर्ड पे भेज रहा है तो उसको पता है यार ये पुराना वाला मिटा के नहीं गया क्या, तो फिर वहां दिमाग खराब होता है कि यार ये पहले वाला मिटा के नहीं गया। और जब आप उसको मिटा देते हैं तो फिर उसको अच्छा लगता है कि हाँ इसके अंदर ये बेसिक मैनर्स तो है। जैसे एक इंटरव्यू के अंदर मुझसे बोला गया था कि आप हेडिंग वगैरह प्रॉपर्ली लिखें, सिस्टमेटिकली लिखें बोर्ड को, ऐसा उन्होंने बोला। तो इसका मतलब क्या है, आपको डेट लिखनी है और फिर वहां सोचना नहीं है। आप जैसे जनरली होता है कि अपन बोर्ड के लेफ्ट साइड पर डेट डालते हैं, तो आप वहां डेट डालें, डेट लिखें और फिर डेट डाल दें। डेट में आपको सोचना ना पड़े कि भाई आज क्या तारीख है, क्योंकि इंटरव्यू की डेट है वो, उससे अहम दिनांक आपकी जिंदगी में कौन सा हो सकता है। सही है, एक बार को अपना जन्म दिनांक भूल जाना, लेकिन डेट ऑफ इंटरव्यू मत भूलना, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। साथ में जब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा, उसमें सर कई बार ऐसे बोल देते हैं कि वो आपसे बोल देते हैं कोई भी नेम रिएक्शन, जैसे बोल दिया एल्डोल रिएक्शन के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप उसको बताएं। जैसे सर क्या जानते हैं, जैसे मैंने सर से बोल दिया, सर एल्डोल रिएक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं। अब देखो एल्डोल रिएक्शन है, पहले तो आप एल्डोल के बारे में बता देना, एल्डोल होता क्या है, और इसके रिएक्टेंट बेस आप आना कि एल्डोल में जो अपन यूज में लेते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड काम में लेते हैं। तो आप सीधा ये मत बोल देना कि एल्डिहाइड काम में लेने वाले हैं। बिल्कुल, अगर आप रिएक्टेंट जो भी है ना वो एग्जैक्टली बोलना है आपको कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग। तो आपने बोला कि एल्डिहाइड यूज में लेते हैं, उन्होंने बोला अच्छा तो बेंजल्डिहाइड में ले सकता है क्या, वो ऐसे पूछ लिया बेंजल्डिहाइड काम में ले सकता हूं क्या, आप बोलेंगे नहीं सर, बोलेंगे क्यों नहीं ले सकता, आप बोलेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो पता क्या बोलते हैं, तो फिर ऐसे बोलो ना यार, वो ऐसे बोलते हैं। क्योंकि जो टॉपिक जैसे मान लो ये चीज मैंने कहीं ना कहीं फेस की होगी, तभी तो बता रहा हूं आपको कि किसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस में मान लो मेरे टॉपिक पे बात नहीं चल रही, तो मैंने कोई चीज शुरुआत करी और वो मैंने प्रॉपरली शुरुआत नहीं करी क्योंकि वो मेरा एरिया ही नहीं है, फिर भी उन्होंने बोला, तो वो ऐसे एक्सप्रेशन से बोलते हैं, तो यार तो ऐसा बोलो ना। तो इसका मतलब ये है, फिर आप सिस्टमेटिकली करो। उसका तरीका क्या है बचने का, आपके सामने जो टेबल रखी होगी या स्टूल रखा होगा, उसके अंदर एक स्क्रबल पैड भी रखा होगा जिसमें आप कुछ भी लिखो और उसको मिटा दो या फाड़ दो, जो भी करना है, क्रॉस कर दो, रफ यूज के लिए होता है, पेंसिल रखी होगी। तो जैसे मान लो सर ने तो बता दिया कि आपको अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स काम में लेने, मुझे मान लो नहीं पता, लेकिन मैं रिएक्शन लिख सकता हूँ। ये आपके साथ भी होता है ना कि आप किसी टॉपिक के अंदर बहुत जल्दी रिएक्शन लिख सकते हो। मैं क्या करूंगा, मैं फटाक से अपना एसिटाल्डिहाइड बनाऊंगा, CH3CHO बनाऊंगा, प्लस CH3CHO बनाऊंगा, बेस के कंडीशन डालूंगा, उसका प्रोडक्ट लिखूंगा, और जब मैं प्रोडक्ट बना दूंगा, क्योंकि मैं मैकेनिज्म से अगर करा रहा हूं, तो मैंने झटपट प्रोडक्ट लिखा, और प्रोडक्ट लिखने के बाद मैंने उनको बता दिया कि सर इसमें हम एसिटाल्डिहाइड की, जैसे एसिटाल्ड में आपको एग्जांपल से समझाऊं कि सर हम अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स के बीच में रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर आप बेस ले रहे हो, एसिड कैटालाइज भी ले रहे हो, मैं अब उस टॉपिक पे नहीं जा रहा कि बेस के अंदर इनोलेट बनेगा, इसके अंदर इनोल बनेगा, वो बातें कर ही नहीं रहे हम तो बस बता रहे हैं कि अगर वो बात कर रहा है तो आपको किस तरह स्टार्ट करना है। तो आप पैड में लिखें और पैड में लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन कर दें ताकि आप प्रॉपरली बोल सकें। लेकिन इस बात में ध्यान रखना कि जब आप उसको यूज कर रहे हैं, उसने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा,
तो आप उसके आईज पे देख रहे हैं और आपको इंटरेक्शन दोनों से करना है। इधर वाले ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो आपने उनका जवाब दिया, जवाब देने के बाद अब इधर ही नहीं देखते रहना कि सवाल इधर से ही आए, इधर वाले से भी सवाल आ सकता है, तो आपको इधर भी देखना है। और इन दोनों से सब्जेक्ट एक्सपर्ट, बीच में बोर्ड मेंबर चेयर को होस्ट कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं कि अब ये दो पूछेंगे, अब तो बोर्ड मेंबर पूछेगा ही नहीं, तो इनकी तरफ क्यों ही देखूं, उनकी तरफ भी देखना है, क्योंकि उनकी गर्दन जब हाँ में हिल रही होगी, वो मुस्कुरा रहे होंगे, तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ समझ में आ रहा है इनको भी। तो जब आप यूज करने वाले, जैसे मान लो उन्होंने क्वेश्चन पूछा या कोई सवाल बोल दिया, मान लो कुछ भी बोल दिया, क्वांटम में बोल दिया कि एनर्जी की वैल्यूज लिखो, कैसे निकालते हो, 1D बॉक्स के बारे में कुछ बताओ, कुछ भी बात बोल दी, तो फिर आपको अगर यूज करना है अपने पेन को, पेंसिल को और पेपर को, आप उनसे पोलाइटली बोले कि सर मैं एक बार पेपर का यूज करना चाहता हूं। मान लो कोई फॉर्मूला पूछ लिया, आपको नहीं आ रहा, मान लो उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में कुछ बात कर दी, सेकंड ऑर्डर के बारे में कुछ बात कर दी, आप नहीं लिख पा रहे। मान लो उन्होंने माइकल्स मेंटन के बारे में बात कर दी, सीधे बोला फॉर्मूला लिख दो, आप तुरंत नहीं लिख पा रहे, तो आप क्या बोलेंगे, सर मैं एक बार पेपर को यूज करना चाहता हूं। आप पोलाइटली उनसे मांगे, वो बोलेंगे हाँ इस्तेमाल करो, बिना पूछे आपको किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये सर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आरपीएससी की बिल्डिंग के अंदर जो भी चीजें हैं वो आपकी बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपकी बिल्कुल नहीं है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज एनीथिंग विदाउट देयर परमिशंस। कुछ भी हो आपको पूछना ही पड़ेगा, बिना परमिशन के, उनकी परमिशन के बिना आप कुछ भी यूज में नहीं लोगे। यूज में तो कह रहा हूं छू भी नहीं सकते, टच भी नहीं करना आपको, आपको जब कुर्सी टच नहीं करनी, जब सर ने बोला कि बैठने के लिए, एक इंटरव्यू के अंदर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि लगभग यूं मान के चलो, जैसे मैंने आपको बताया था 10 सेकंड तक तो मेरे को बैठने भी नहीं दिया, वो अपना कुछ काम कर रहे हैं, मैं भी खड़ा हूं, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बैठने के लिए नहीं बोला गया तो। और फिर ऐसे रिलेट करते हैं, अरे बैठिए ना, तो बैठ जाते हैं, फिर हाँ ठीक है सर थैंक यू। अब ये नहीं बोला कि नहीं सर आपने बैठने के लिए बोला नहीं तो कैसे बैठ जाऊं, खुद ही बैठ जाओ पहले। हाँ ऐसे नहीं बोला। और एक सेशन ऐसा था इंटरव्यू का मेरा, जिसमें लगभग 40-50 सेकंड तक, मतलब 2-3 सवाल खड़े खड़े ही आ गए, गेट से घुसे, ग्रीट किया, ग्रीट करते ही हाँ बताओ एरोमेट्रिसिटी के बारे में क्या जानते हो, ऐसे मान लो कोई भी सवाल, इस तरह 2-3 सवाल 4 सवाल पूछ लिए। तो आपको नहीं बोलना कि सर बैठ के जवाब दे लें, नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं आप जवाब दो, फिर वो बोलेंगे अरे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ सर, फिर आप बैठ जाओ, फिर आप कंटिन्यू करो। वहाँ का कंफर्ट जोन आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, वहाँ का कंफर्ट जोन इंटरव्यू के अकॉर्डिंग होगा। इंटरव्यू जैसा बोलेंगे, खड़े रह के, बैठ के, चेयर पर, बोर्ड पर, जैसे वो बोले वैसे काम करना है आपको, है ना। तो इस चीजों के साथ ही मैंने ये जो बेसिक पॉइंट थे हम लोगों ने ये 5 पॉइंट्स कवर किए। उम्मीद है कि ये आपको बहुत मददगार साबित होंगे, जिस प्रकार और भी वीडियोस आपके लिए मददगार और हेल्पफुल साबित हो रही हैं। और इसी तरह जो आप प्यार बरसा रहे हैं वो उसी तरह बरसाते रहिए, ताकि एक मोटिवेशन मिले कि हम अपना जो हेक्टिक शेड्यूल है उससे आपके लिए टाइम निकालें और इस तरह की चीजें आपके साथ साझा करें। क्योंकि बच्चे बार बार फोन करके यही बात बोलते हैं कि सर हम आपको इसलिए फोन करते हैं ताकि हमें हल्का महसूस हो सके। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके फोन से बिल्कुल भारी महसूस नहीं करेंगे, हम आपकी कॉल रिसीव करते हैं, आपको प्रॉपर आंसरिंग भी करते हैं हम, और आपका ये कोई इशू नहीं है। बिल्कुल आपका ये प्यार जो दिखाते हैं आपकी, या आप हमसे सर कोई बात करने के लिए तो है, अदरवाइज हमारे और कोई टीचर हमसे बात नहीं कर रहे, या हमें इस सिचुएशन पे जो हमारी क्रूशियल टाइम ऑफ पीरियड है उसके अंदर हमारी मदद नहीं कर रहे, तो हम बिल्कुल तैयार हैं आपके इस प्यार को देखते हुए हमेशा मदद करते हैं। इसीलिए क्योंकि जब अपना टाइम था सर, उस टाइम कोई नहीं था सर, उस टाइम कोई भी नहीं था हमारे साथ, इसलिए हम ये फील कर रहे हैं खुद ही कि मतलब कि ये टाइम कितना हार्ड टाइम है आपके लिए, कितना टफ टाइम है आपके लिए ये। बिल्कुल अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिले तो आपको ये मान लो कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो नींद आ जाएगी आपको, ये ऐसा टाइम है आपके लिए। इसलिए हम आपका सपोर्ट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आपका कॉल उठाते हैं, हम आपके कमेंट के भी रिप्लाई करते हैं, हम एक भी चीजें पीछे नहीं हट रहे, जबकि हमारा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है इस टाइम पर अभी। आप जब जॉब में आओगे तो पता चलेगा आपको। तो आप स्वयं के सारथी खुद बने और अपना रथ खुद भी दौड़ाएं और अपना प्रयास करते रहें, जिस तरह हमने एक दूसरे की मदद करी थी और हम साथ साथ ये काम कर पाने, कितनी अच्छी बात होती है, आपको खुशी मिलेगी। तो इसी तरह हम सब लोग साथ साथ बढ़ेंगे और कॉलेजेस में आप हमारे साथ आएंगे तो उसी तरह का प्यार और स्नेह हमारे बीच में बना रहेगा। इन्हीं आशाओं के साथ हम अलविदा लेते हैं आपसे। अगर कुछ बोलना चाहें, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अब हमने अपना जो इंस्टाग्राम की आईडी है उसका लिंक हम यहाँ दे देंगे, और हमने टेलीग्राम पर कोई अपना बनाया हुआ है चैनल, ठीक है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से, और अपना जो यूट्यूब चैनल है ये तो है ही है। तो आपको कोई क्वेरी हो तो आप जो लिंक है उनके थ्रू आप जुड़ सकते हैं हमसे, और आप कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि कई बार कोई पीडीएफ शेयर करनी होती है या फिर कोई फोटोज है, ठीक है, जो भी चीज़ आपको शेयर करनी होती है वो यूट्यूब के माध्यम से हम आपको शेयर नहीं कर सकते, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडीज के तहत हमसे जुड़े और हम आपको वहाँ पर प्रॉपर्ली शेयर कर देंगे। इससे सर फायदा एक और भी है, जैसे कमेंट बॉक्स में हमने देखा है कि हम एक ही सवाल का लगभग 5 से 6 बार जवाब दे चुके हैं। हाँ, तो सर ने इस चीज को सजेशन दिया कि सब कैंडिडेट तक नहीं पहुंच रहा, तो हम कोई सवाल आप टेलीग्राम पे बोलेंगे उसका एक बार जवाब दिया तो सब तक पहुंचेगा। तो हर अगर सेम क्वेश्चन किसी और कैंडिडेट का होगा तो उस तक आंसर वैसे पहुंच जाएगा। तो हमें भी थोड़ा सा, हम केवल उन्हीं का आंसर करें जो आपकी एग्जैक्ट जेन्युइन क्वेरी हो उसका, और एक हम मल्टीपल आंसर भी हम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर ये आपके साथ हो तो आप खुद ही बताओ कि आप खुद भी ऐसा करोगे। हाँ, कि मतलब एक ही सवाल अगर आपको बार बार है तो कई बार ऐसा होता है ना कि आदमी अपना मतलब एक पेशेंस खो देता है, तो वो पेशेंस हमको नहीं खोना चाहते हम, इसीलिए टेलीग्राम चैनल भी बनाया। और इसमें आपकी भी गलती नहीं होती, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो आप पूछ रहे हो कोई और पूछ रहा है तो उनकी गलती नहीं है,
लेकिन दिक्कत क्या होती है, हमें तो सबको आंसर करने पड़ते हैं ना, तो ये आपकी थोड़ा सा सुविधा के time लिए देता है, है, और सुविधा के लिए, इससे हमें भी बिल्कुल। सुविधा रहेगी, आपको भी सुविधा रहेगी। बिल्कुल। तो इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ कि आपका प्यार हमारे ऊपर बिल्कुल हमारे पास ऐसे ही रहेगा और हम उसी तरह आपको बदले में कुछ ना कुछ चीजें देते रहेंगे। इन्हीं बिल्कुल। आशाओं के साथ आपसे अलविदा मिलते देते हैं। हैं। थैंक ठीक है, यू, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।